अखंड भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे पुराना और प्रिय सपना है, जो भाजपा के सत्ता में आने के बाद से खूब देखा जा रहा है। संघ के मुखिया के भाषण से लेकर स्वयंसेवकों की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक यह हसीन सपना छाया रहता है। हालांकि यह बात है कि इस सपने को साकार करने का ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं है। हाँ, जो भारत अभी तक विद्यमान है उसे खंड खंड करने के नारे और कार्यक्रम संघ और भाजपा के पास खूब है, जिसके जरिए वो देश के आम आदमी को हलकान किए हुए हैं। संघ का ऐसा ही एक नारा है, एक राष्ट्र एक संस्कृति, जो पिछले दिनों बेंगलुरु में संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में दोहराया गया। बैठक के बाद संघ के दूसरे नंबर के पदाधिकारी यानी सरकारवाहक दत्ताश्रेय होसबोले ने कहा कि एक राष्ट्र एक संस्कृति की पहल इसलिए की गई थी ताकि देश के लिखित इतिहास की गड़बड़ियों को ठीक किया जा सके और एक सद्भाव वाला भारत बनाया जा सके। संघ की बैठक खत्म होने के एक दिन बाद 24 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अब समय आ गया है कि एक राष्ट्र एक संस्कृति के विचार को आगे बढ़ाया जाए। वैसे एक राष्ट्र एक कुछ भी यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर सवार पुराना फितूर है। एक राष्ट्र एक कर यानी जीएसटी से शुरू करके एक राष्ट्र एक चुनाव, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक नागरिक संहिता तथा उनकी सरकार ने अनेक नारे उछाले हैं। यह अलग बात है कि भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में हर नागरिक के लिए सब कुछ एक जैसा करना बिल्कुल नामुमकिन है। जीएसटी से भी कहां एक कर की व्यवस्था बन सकी। जीएसटी में ही 5 किस्म के कर लगते हैं और उसके अलावा कम से कम 1 दर्जन किस्म के अलग अलग कर लगते हैं। बहरहाल अब एक राष्ट्र एक संस्कृति का सिफूका उछालकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस फितूर में शामिल हो गया है। हालांकि संघ का यह फितूर नया नहीं है। कोई 9 साल पहले 2016 में संघ की भाष्यकार एमजी माधव गोविंद वैद ने एक राष्ट्र एक संस्कृति शीर्षक से एक लेख लिखा था, जिससे इस अवधारणा पर विचार आगे बढ़ा। उन्होंने लिखा था कि इस देश के लिए एक भाषा या एक धर्म की बजाय एक साझा मूल्य प्रणाली की जरूरत है। सवाल है कि क्या संघ इस साझा मूल्य प्रणाली को ही एक संस्कृति मानता है? लेकिन इससे बड़ा प्रश्न संस्कृति का है। क्या भारत एक संस्कृति या एक साझा मूल्य प्रणाली वाला देश हो सकता है? हकीकत यह है कि इतिहास में कोई कालखंड ऐसा नहीं रहा है जब भारत भूमि पर एक साझा मूल्य प्रणाली रही हो। तो फिर अब कैसे यह विचार सामने लाया जा रहा है? भारत कभी भी एक संस्कृति वाला देश नहीं रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारत को अनेक संस्कृतियों का समुच्चय कहा है। वह मानते थे कि भारत की सभ्यता का निर्णय कई संस्कृतियों के मेल से हुआ है और ये संस्कृतियां एक दूसरे से भिन्न भी हैं। इसलिए उन्होंने भारत की सभ्यता को विरुद्धों में सामंजस्य साधने वाला कहा है। इसलिए जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्र एक संस्कृति की बात करता है तो हैरानी होती है। अखंड भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे पुराना और प्रिय सपना है, जो भाजपा के सत्ता में आने के बाद से खूब देखा जा रहा है। संघ के मुखिया के भाषण से लेकर स्वयंसेवकों की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक यह हसीन सपना छाया रहता है। हालांकि यह बात है कि इस सपने को साकार करने का ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं है। हाँ, जो भारत अभी तक विद्यमान है उसे खंड खंड करने के नारे और कार्यक्रम संघ और भाजपा के पास खूब है, जिसके जरिए वो देश के आम आदमी को हलकान किए हुए हैं। संघ का ऐसा ही एक नारा है, एक राष्ट्र एक संस्कृति, जो पिछले दिनों बेंगलुरु में संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में दोहराया गया। बैठक के बाद संघ के दूसरे नंबर के पदाधिकारी यानी सरकारवाहक दत्ताश्रेय होसबोले ने कहा कि एक राष्ट्र एक संस्कृति की पहल इसलिए की गई थी ताकि देश के लिखित इतिहास की गड़बड़ियों को ठीक किया जा सके और एक सद्भाव वाला भारत बनाया जा सके। संघ की बैठक खत्म होने के एक दिन बाद 24 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अब समय आ गया है कि एक राष्ट्र एक संस्कृति के विचार को आगे बढ़ाया जाए। वैसे एक राष्ट्र एक कुछ भी यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर सवार पुराना फितूर है। एक राष्ट्र एक कर यानी जीएसटी से शुरू करके एक राष्ट्र एक चुनाव, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक नागरिक संहिता तथा उनकी सरकार ने अनेक नारे उछाले हैं। यह अलग बात है कि भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में हर नागरिक के लिए
सब कुछ एक जैसा करना बिल्कुल नामुमकिन है। जीएसटी से भी कहां एक कर की व्यवस्था बन सकी। जीएसटी में ही 5 किस्म के कर लगते हैं और उसके अलावा कम से कम 1 दर्जन किस्म के अलग अलग कर लगते हैं। बहरहाल अब एक राष्ट्र एक संस्कृति का सिफूका उछालकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस फितूर में शामिल हो गया है। हालांकि संघ का यह फितूर नया नहीं है। कोई 9 साल पहले 2016 में संघ की भाष्यकार एमजी माधव गोविंद वैद ने एक राष्ट्र एक संस्कृति शीर्षक से एक लेख लिखा था, जिससे इस अवधारणा पर विचार आगे बढ़ा। उन्होंने लिखा था कि इस देश के लिए एक भाषा या एक धर्म की बजाय एक साझा मूल्य प्रणाली की जरूरत है। सवाल है कि क्या संघ इस साझा मूल्य प्रणाली को ही एक संस्कृति मानता है? लेकिन इससे बड़ा प्रश्न संस्कृति का है। क्या भारत एक संस्कृति या एक साझा मूल्य प्रणाली वाला देश हो सकता है? हकीकत यह है कि इतिहास में कोई कालखंड ऐसा नहीं रहा है जब भारत भूमि पर एक साझा मूल्य प्रणाली रही हो। तो फिर अब कैसे यह विचार सामने लाया जा रहा है? भारत कभी भी एक संस्कृति वाला देश नहीं रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारत को अनेक संस्कृतियों का समुच्चय कहा है। वे मानते थे कि भारत की सभ्यता का निर्णय कई संस्कृतियों के मेल से हुआ है और ये संस्कृतियां एक दूसरे से भिन्न भी हैं। इसलिए उन्होंने भारत की सभ्यता को विरुद्धों में सामंजस्य साधने वाला कहा है। इसलिए जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्र एक संस्कृति की बात करता है तो हैरानी होती है। संघ भले ही खुद को सांस्कृतिक संगठन बताता हो और अपने को भारतीय संस्कृति का आधिकारिक भाष्यकार भी मानता हो, लेकिन उसे यह समझना अभी बाकी है कि भारत एक सांस्कृतिक वाला देश ना तो कभी था और ना कभी हो सकता है। संस्कृति और सभ्यता के अंतर को लेकर भी उसकी समझ संदिग्ध मालूम होती है। 5000 साल की भारतीय सभ्यता अगर आज तक अपनी निरंतरता बनाए रख सकी है तो इसकी वजह यह है कि इस दौरान या अनेक संस्कृतियां नष्ट हुई और नई संस्कृतियों का जन्म हुआ, लेकिन वह सभ्यता के विशाल समूह का हिस्सा बनी रही। वैसे भी भारत जैसे देश में एक संस्कृति की बात कैसे सोची जा सकती है जहां कोस कोस पर पानी और 2 कोस पर बानी बदलने की बात कही जाती हो। पानी और बानी बदलने के साथ ही संस्कृति के कई तत्व भी बदल जाते हैं। भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां हैं। हर बोली के साथ उसकी अपनी संस्कृति जुड़ी हुई है। हर भाषा और बोली के साथ उसके अपने त्योहार और परंपराएं जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि धार्मिक मान्यताएं भी भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से बदल जाती है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि संस्कृति एक व्यापक अवधारणा का एक बहुत छोटा हिस्सा है। भारत में कितनी सामाजिक विभिन्नताएं हैं, कितनी परंपराएं हैं, कितनी मान्यताएं और कितने लोक व्यवहार हैं, कितनी भाषाएं और कितनी बोलियां हैं, किस तरह के खान पान और पहनावे की भिन्नता है, यह सब बातें प्रख्यात समाजशास्त्री एमएन श्रीनिवास या श्यामा चटर दुबे की किताब को पढ़कर भी समझा जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि ये सारी विभिन्नताएं अलग अलग संस्कृतियों को जन्म देती हैं। क्या किसी को यह बताने की जरूरत है कि विवाह से लेकर अंतिम संस्कार तक की कितनी विधियां हैं इस देश में प्रचलित हैं? अकेले हिंदू धर्म में कितने तरह के पूजा पद्धतियां हैं, कितनी तरह की विवाह संस्कृति है और कितने तरह की अंतिम संस्कार की विधियां हैं। एमएन श्रीनिवास ने यादों से रचा एक गांव में लिखा है कि कर्नाटक में मैसूर के इलाके में हिंदुओं, खास करके सवर्णों में मामा और भांजी या ममेरे और फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। क्या उत्तर भारत के किसी राज्य में हिंदू, खासकर सवर्ण हिंदू परिवार में इस तरह के व्यवहार की बात सोची भी जा सकती है? कर्नाटक के लिंगायत समुदाय में लोगों को मृत्यु के बाद दफनाने का रिवाज है। विवाह और अंतिम संस्कार से अगर अलग पूजा पद्धति की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर देश के जो बड़े हिस्से में नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें शुद्ध शाकाहारी खान पान होता है, जबकि पश्चिम बंगाल में 3 दिन तक दुर्गा पूजा उत्सव में बलि होती है और वध किए गए पशु का मांस ही देवी का प्रसाद होता है। बलि की यह परंपरा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम जैसे कुछ अन्य राज्यों में भी है। सवाल यह है कि क्या शाक्य, शैव और वैष्णव परंपराओं को मिलाकर एक बनाने की बात की जा सकती है? पिछले कुछ समय से समूचे देश पर जबरदस्ती वैष्णव परंपरा लादने का प्रयास हो रहा है।
क्या एक संस्कृति की बहस उसी का हिस्सा है? बहरहाल, जब हिंदू समुदाय के अंदर ही आप विवाह और अंतिम संस्कार की साझा पद्धति नहीं बना सकते हैं, खान पान और पहनावे की साझा पद्धति विकसित नहीं कर सकते हैं, पूजा पद्धति को एक जैसा नहीं बना सकते हैं, तो यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जिस देश में दुनिया के लगभग हर धर्म के लोग रहते हैं, उनकी एक जैसी संस्कृति बना दें। देश में मुस्लिम दूसरा बड़ा और ईसाई तीसरा बड़ा धार्मिक समुदाय है। दोनों समुदायों के विभिन्न फिरके भारत में रहते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। उन्हें कैसे एक किया जा सकेगा? उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बनकर लागू हुई, लेकिन आदिवासियों उससे बाहर रखा गया, आदिवासियों को, क्योंकि उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है। और ऐसा नहीं है कि देश के समूची आदिवासी आबादी की एक जैसी संस्कृति है, उनके अंदर भी संस्कृतियों की भिन्नता है। हर राज्य में हर अंचल के आदिवासियों के सामाजिक रीति रिवाज एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवाद को संस्कृति से जोड़ना चाहता है, जो कि एक निहायत अव्यवहारिक और विनाशकारी सोच है। जिस तरह एक संविधान, एक राष्ट्रगान, एक राष्ट्रगीत, एक राष्ट्रीय झंडा आदि बना दिया गया है, उसी तरह एक संस्कृति नहीं बनाई जा सकती है। किसी भी उपवन की सुंदरता उसमें खिलने वाले फूलों की विविधता में ही निहित होती है। भारत भी एक ऐसा उपवन है जिसमें तरह तरह की संस्कृति रूपी फूल खिले रहते हैं। यह इसी रूप में रहेगा तो ही इसकी सुंदरता निरंतरता बनी रहेगी, अन्यथा तो इस भारत रूपी एक वचन को बहुवचन होने से कौन रोक सकता है। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।